बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल ऑन स्पेशल टीवी। सुनते कानों देखती आंखों को डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी का सलाम मोहब्बत। जैसे कि हमारी तमाम ऑडियंस जानती है कि हमने हमेशा करंट इशू को टाइटल करने की कोशिश की है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, इसमें हम बात करेंगे कि सेक्सुअल हेल्थ और सेक्सुअल एजुकेशन, इसकी जरूरत क्यों पेश आती है। इसके साथ ही अगर हम मर्दों की बात करें, फिर उसके साथ औरतों की बात करें, तो उनकी सेक्सुअल हेल्थ या उनकी जो विजाइनोप्लास्टी, जो आज के दौर में लोग सुनते हैं लफ्ज, एस्थेटिक का जब रोल सुनते हैं तो लोग ये समझते हैं कि मैंने खूबसूरत होना, और खूबसूरत होने में कौन सा क्राइटेरिया होता है और खूबसूरती कहाँ कहाँ से होती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लोग ये समझते हैं कि सिर्फ फेस को सेट करवाना ही खूबसूरती है, तो लेकिन जब हम फीमेल की बात करते हैं तो हमें उसके फेस, फिर उसकी चेस्ट, फिर उसके बाद उसका जो विजाइनल पार्ट है या उसकी शर्मगाह जो है, इन सारी चीजों के ऊपर प्रॉपर काम करना होता है ताकि उनकी अज़वाजी जिंदगी को बेहतर किया जा सके। इसी तरह जब हम मर्दों की बात करते हैं तो मर्दों में फेस के ऊपर तवज्जो कम दी जाती है, और वो ये समझते हैं कि शायद मेरे अंदर ताकत का जो सरचश्मा है वो होना चाहिए, और मेरा नर्व सिस्टम जो है वो वीक नहीं होना चाहिए, और मेरा जो पिनाइल एरिया है वहां पे अगर कोई फॉल्ट है या कोई मेरे ऐसे वीकनेस मुझे फील होती है जिससे मुझे मेरा अपनी अज़वाजी जिंदगी को बरकरार रखना मेरे लिए मुनासिब नहीं है, या मेरा वेट बढ़ता जा रहा है, या वजन बढ़ने से मेरे जो मसाइल पैदा होते हैं, क्या इनका भी कोई सेक्सुअल हेल्थ के साथ कोई लिंक है। इन सारे मौज़ूआत पर मुदल्लल बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू करने के लिए मैंने आज अपने स्टूडियो में जिन दो मोस्ट पॉपुलर मोस्ट फेमस शख्सियात को दावत दे रखी है, मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ रखती हैं डॉक्टर सबरीना हदायत, जो कि एक्सपर्ट हैं, एस्थेटिक फिजिशियन हैं, और इसके साथ साथ फीमेल्स के जितने भी मसाइल हैं वो खूबसूरती के हों, इंटरनल हों या एक्सटर्नल हों, उस पर मजबूत ग्रिप रखे हुए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। इनके साथ ही हमारे यहाँ किसी तारफ के मोहताज नहीं है, मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट फेमस, मोस्ट एक्सपीरियंस शख्सियत डॉक्टर अरसलान खान हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सेक्सुअल हेल्थ एक्सपर्ट हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट भी हैं, और इसके साथ साथ जितने भी हमारे डर्मा के पीजीआर हैं, एचओज हैं, ट्रेनीज हैं, या कोई ऐसी प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो इनके नाम से बाखूबी वाकिफ हैं, और हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ रखते हैं डॉक्टर अरसलान खान। सर, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आपने देखा कि ये मेरा पैनल है जिनके साथ आज हम महवे गुफ्तगू होंगे, और इस गुफ्तगू में जैसे कि मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रो में चीजें बताई, इसको डिटेल गुफ्तगू करेंगे और कोशिश करेंगे कि हर सवाल को डिफरेंट एंगल्स के साथ अपने एक्सपर्ट के सामने रखें, और इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है बेस्ड ऑन साइंस, वो आप लोगों तक डिलीवर करने की भरपूर कोशिश करें। डॉक्टर साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी गेस्ट मेरे प्रोग्राम में आते हैं, तो मेरा पहला सवाल उनके साथ यही होता है कि वी वुड लाइक टू नो अबाउट योर पर्सनैलिटी, योर एजुकेशनल जर्नी, कि आपकी पर्सनैलिटी और एजुकेशन का जो सिस्टम है उसमें आप कितनी मेहनत और स्ट्रगल के साथ आज आप यहाँ पे पहुंची। जी डॉक्टर साहब, मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगी कि बचपन से ही मुझे बड़ा शौक था डॉक्टर बनने का। एक आम बच्चे को तो होते ही है, लेकिन क्योंकि मेरे फादर प्रोफेसर थे फार्माकोलॉजी के, प्रोफेसर हिदायत, तो वो उनको मैंने बचपन से ही देखा, तो उनकी बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन थी मेरी लाइफ में। तो बचपन से ही मुझे एक शौक था डॉक्टर बनने का। फाइनली डॉक्टर बन गई। कैरियर मैंने स्टार्ट किया था एज अ गायनोकोलॉजिस्ट पाकिस्तान में, उसके बाद फिर कंटिन्यू किया सऊदी अरब में, उसके बाद फिर मैं चली मलेशिया अपने हस्बैंड के साथ, और वहां पे डर्मा में कुछ मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। डर्मा में कुछ सर्टिफिकेशंस की, उसके बाद जो आजकल आपको ट्रेंड कुछ सालों में उभरा है एस्थेटिक्स का, तो फाइनली मैं फिर एस्थेटिक्स में जो है ना वो जंप कर लिया मैंने। तो अब उस तब से लेके अब तक जो है वो एस्थेटिक्स में ही जो है वो हमारी सारी जो है ना वो स्ट्रगल्स चल रही हैं, और जो है ना लर्निंग आपको पता खत्म नहीं होती। तो उसके बाद फिर हम जो है पाकिस्तान में अब 2 साल से हम जो है एस्थेटिक्स में काफी ज्यादा जो है वो हमें नई नई जो चीजें जो है बिल्कुल, स्पेशली रीजेनरेटिव मेडिसिन जो है, हाँ, उसमें हमने देखा है कि पाकिस्तान में अब लोगों को बड़ी अवेयरनेस है, स्पेशली फीमेल्स को अब काफी अवेयरनेस है। फेशियल के अलावा उनको अपनी जो फीमेल एक सेक्सुअल वेलबींग के लिए उनको काफी अवेयरनेस है, तो इस बात की खुशी भी हुई, और इसकी वजह से हम उनकी आसानी से हेल्प कर सकते हैं, ये भी एक हमें खुशी है। ना, लोग वेल अवेयर होंगे तो उनको पता होगा कि मैं कहाँ जाना है। बिल्कुल बिल्कुल, जब तक अवेयरनेस नहीं होगी तो उनको आइडिया नहीं होगा। बिल्कुल।
डॉक्टर अरसलान खान से अगर मैं ये पूछना चाहूँ कि वी वुड लाइक टू नो अबाउट योर पर्सनालिटी, योर एजुकेशनल जर्नी, योर ट्रेनिंग सेंटर और अदर जितनी भी आपकी ये एडवांसमेंट होती है, इसमें कितनी मेहनत, कितनी स्ट्रगल, कितनी बेगम की कितनी सपोर्ट है? जी, बहुत लंबी जर्नी है और बेगम की तो बहुत ज्यादा सपोर्ट है। जर्नी शुरू होती है 1995 से। मैं बेस्ट ग्रेजुएट था इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज का, ठीक है, 95 का। और जब मैंने डॉक्टर सबरीना को प्रपोज किया तो मुझे जो है वो डैडी सिर्फ इनके फादर जो हैं प्रोफेसर फार्माकोलॉजी थे इस बात पे माने कि मेरा भी गोल्ड मेडल डिस्टिंक्शन था उनके सब्जेक्ट में, वरना वो कहते थे कि शादी नहीं करनी जब तक FCPS नहीं हो जाएगा। तो इस तरह हमारी शादी हो गई और सफर का आगाज हुआ। मैंने ऑर्थोपेडिक सर्जरी से अपने सफर का आगाज किया जिना हॉस्पिटल से। हमने FCPS किया और उसके बाद मैं चला गया सऊदी अरेबिया, हम दोनों, और ये गायनेकोलॉजी में, मैं ऑर्थोपेडिक्स में। लेकिन इवेंचुअली जाना कहीं और था। मलेशिया पहुंचे। मलेशिया में जहां मैं ऑर्थोपेडिक प्रैक्टिस कर रहा था, डॉक्टर सतविंदर का क्लिनिक था। उन्होंने 2006 में नया उस वक्त रीजनरेटिव मेडिसिन का नाम आया था, जब पाकिस्तान में कोई जानता भी नहीं था रीजनरेटिव मेडिसिन को। तो वहां प्रैक्टिस कर रहे थे एस्थेटिक्स। तो उनके साथ पहले नी PRP से शुरू हुए ऑर्थोपेडिक के, फिर लेकिन मेरा शौक डेवलप हुआ मजीद उसके अंदर, क्योंकि वो सेक्सुअल हेल्थ को भी देख रहे थे। वहाँ बहुत बड़े बड़े नाम स्पेन से भी आ रहे थे कुछ डॉक्टर्स, क्योंकि इस पर स्पेन में बहुत ज्यादा सेक्सुअल हेल्थ और इस पे काम हो रहा था। तो फिर मैंने अपना मास्टर्स किया सेक्सोलॉजी में और रीजनरेटिव मेडिसिन में स्पेन से, और डॉक्टर सतविंदर और डॉक्टर मूर्ति के साथ वहाँ मलेशिया में सेक्सुअल हेल्थ के ऊपर और एस्थेटिक हेल्थ के ऊपर किया। साथ ही डॉक्टर सबरीना जो डर्मेटोलॉजी में थी, तो मैंने डर्मेटोलॉजी में भी कुछ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमास किया, एस्थेटिक मेडिसिन में भी। और फिर मुझे सिंगापुर जाने का मौका मिला, जहां मैंने मेल सेक्सुअल हेल्थ में अपनी फेलोशिप भी कर ली। तो ये सफर इस तरह कंप्लीट हुआ, जिसमें कि ये मेरे साथ हर जगह मेरे साथ थी। अब 2 साल हुए हैं पाकिस्तान आए, और जब पाकिस्तान आए तो मुझे पता चला कि यहाँ तो किस कदर ज्यादा जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे बेसिक एजुकेशन ना बच्चों को दी जा रही है, बच्चे तो दूर की बात, एडल्ट्स को भी नहीं है। हर एक को, यानी वो जो जिस चीज को, इस बात को नॉर्मल चीज को एबनॉर्मल समझते हैं, और इसीलिए उनको बहुत ज्यादा धोखा भी दिया जा रहा है। ऐसे ही बड़े बड़े जाली किस्म के जो अतायत जिसे हम कहते हैं, वो अतायत जो है ना, वो उनको धोखा दे रही है, क्योंकि उनको वो लोग ये समझ रहे हैं कि ये चीज एबनॉर्मल है, हालांकि वो जिंदगी की उनकी नॉर्मल चीज है। ऐसे ही, और इसीलिए उनसे पैसे भी कमाए जा रहे हैं, उनको ठगा भी जा रहा है, और सबसे ज्यादा उनकी सेहत को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बात की रीजनरेटिव मेडिसिन की, एक आम आदमी अगर ये समझे कि रीजनरेटिव मेडिसिन है तो क्या है? देखिए, रीजनरेटिव मेडिसिन में ना हम डिफरेंट थेरेपीज यूज करते हैं, जिससे कि आपका जो डैमेज सेल है ना वो रिपेयर हो जाता है, न्यू सेल बनता है, और उस ऑर्गन का जो फंक्शन है ना वो दोबारा से रिस्टोर हो जाता है। ठीक है। तो वो आप उसके लिए डिफरेंट थेरेपीज यूज करते हैं, जैसे कि PRPs, यहाँ पे हर एक को पता है आजकल PRPs क्या है, ठीक है ना। फेस के लिए तो हर एक को पता है, फेस हेयर के लिए हम लोग फीमेल सेक्सुअल हेल्थ, क्योंकि मैं खासतौर पर डील करती हूँ, तो उसके लिए हम ये विजाइनल PRPs जो हैं उसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स देखे। इसके अलावा मेसेनकाइमल स्टेम सेल्स, इनका भी बड़ा अच्छा रोल है। वो ये है कि वो आपके अपने ही बॉडी से जो है वो हार्वेस्ट करते हैं बोन मैरो से या फैट सेल से, और उसको लैब में प्रोसेस करके वो आपकी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, तो वो न्यू एक तरह की हीलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। उसके भी बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो जो रीजनरेटिव मेडिसिन है उसके काफी अच्छे रोल, बिल्कुल इसका कॉन्सेप्ट है। और लोगों को जो खुशी की बात है कि लोगों को अवेयरनेस है और वो खुशी खुशी आ रहे हैं ये प्रोसीजर्स कराने के लिए, और उनको एक स्ट्रॉन्ग बिलीव है, उनको रिजल्ट्स मिलते हैं तो वो फिर कंटिन्यू करते हैं, और बाकी इसके रिजल्ट्स हैं। ठीक है। जैसे आपने फीमेल सेक्सुअल हेल्थ की बात की, तो आपको हमारे यहाँ पे क्या ऐसी कमी नजर आती है जो नहीं होनी चाहिए थी? जो नहीं होनी चाहिए फीमेल सेक्सुअल हेल्थ के हवाले से, कि जो पेशेंट आपके पास आती हैं, क्या वो वेल अवेयर होती हैं, उनको पता होता है, या खुद आप लोग उनको गाइड करते हैं तो फिर जाकर उनको? जी, कुछ लोगों को अभी भी हिंड्रेंस है। आपको पता है हमारी सोसाइटी ऐसी है, फीमेल्स जो है वो बहुत ज्यादा मतलब रिलक्टेंट होती हैं अपने प्रॉब्लम्स को बताते हुए। वो समझती हैं कि ये बिल्कुल, अब हम उनको ये बताते हैं कि इसमें शर्मिंदगी की कोई बात नहीं है, कि ये अगर कोई कंडीशन है, सो दिस इज अ मेडिकल कंडीशन और वो ट्रीटेबल है। पहले तो उनको हम थोड़ी सी उनकी काउंसलिंग, उनको एजुकेशन देनी होती है। जब उनको कर ले, उनका एक बैरियर ब्रेक हो जाता है, तो वो फिर फ्रीली बता देती है। लेकिन इसमें एजुकेशन का बड़ा रोल होता है। जो एजुकेटेड पर्सन है ना, उसको समझाना, उसको कन्विंस करना बहुत इजी होता है हमारे लिए। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि हम मेल सेक्सुअल हेल्थ की बात करते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त मुआशरे में मेल सेक्सुअल हेल्थ के हवाले से क्या ऐसी अवेयरनेस है जो होनी चाहिए तो जो नहीं है?
जी, सबसे बड़ी बात तो ये, सबसे बड़ी अवेयरनेस तो ये होनी चाहिए कि उनको ये पता होना चाहिए कि मेल सेक्सुअल हेल्थ में उनको जो ये इरेक्टाइल, तो 2 ही 3 प्रॉब्लम्स हैं जो सबसे ज्यादा कॉमन है। एक होता है इरेक्टाइल डिसऑर्डर और एक होता है प्रीमेच्योर एजैकुलेशन, जिसमें कि एजैकुलेट जल्दी कर जाता है। तो एक तो ये कि जो मेरे पास पेशेंट आते हैं उनको इन दोनों चीजों में डिफरेंस ही नहीं पता होता। ठीक है, प्रीमेच्योर एजैकुलेशन क्या है और इरेक्टाइल डिसऑर्डर क्या है, नंबर 1। ठीक है, और अगर उनको डिफरेंस भी पता होता है तो उनको ये पता ही नहीं होता कि मेल टाइमिंग क्या होती है। आपको पता है कि नॉर्मल मेल की टाइमिंग 2 मिनट से 8 मिनट तक होती है। ठीक है, तो अगर उनकी 2 से 3 मिनट भी है तो वो उसको एबनॉर्मल समझ रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो ये फिल्मों में और दोस्त जो डींगे मारते हैं कि जी आधा घंटे का मेरा टाइमिंग हो गया, ये वो सारी टाइमिंग की बात होती है। टोटल जो आप परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं, जिसके अंदर कि आपका फोर प्ले भी शामिल होता है, जिसके अंदर आपका परफॉर्मेंस टाइम भी शामिल होता है। तो यानी कि उनको क्योंकि शुरू से कोई एजुकेशन ही नहीं दी गई, उनको बताया ही नहीं गया कि एक नॉर्मल टाइमिंग क्या है, या अगर जो है मॉर्निंग वुड क्या होती है, मॉर्निंग वुड में क्या, अगर मॉर्निंग वुड ना आए तो फिर आपने अपने फिजिशियन को कंसल्ट करना है। तो जब ये सारी चीजें उन्हें पता ही नहीं तो वो बहुत कंफ्यूज होते हैं जब मेरे पास आते हैं। वो कहते हैं डॉक्टर साहब हमें कमजोरी है, जिनसी कमजोरी है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता क्या जिनसी कमजोरी है। और कितनी दफा जब उनको काउंसल किया जाता है तो पता चलता है कि उनको कुछ भी नहीं। और यकीन करें, शादी से पहले कितने बच्चे मेरे पास आते हैं जो ये कहते हैं कि हम समझते हैं हम नॉर्मल नहीं है। और जब मैं उनकी काउंसलिंग करता हूँ, थोड़ा सा उनकी इवैल्यूएशन करता हूँ, और जब मैं उनको बताता हूँ कि बेटा आप बिल्कुल नॉर्मल हो, कोई ऐसी बात वो बताते हैं कि हम तो अब तक लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं और हमें ये पता ही नहीं था कि हम बिल्कुल नॉर्मल है। तो फिर ये, तो इसलिए सेक्स एजुकेशन का होना बहुत जरूरी है। बच्चों में सेक्स एजुकेशन का उनको पता होना चाहिए कि क्या चीज नॉर्मल है और क्या चीज एबनॉर्मल है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है। ठीक है, अच्छा सर, इसमें आजकल आपने देखा होगा कि एजोस्पर्मिया के बड़े केस आते हैं। क्या रीजनरेटिव मेडिसिन में एजोस्पर्मिया का इलाज मुमकिन है? जी, रीजनरेटिव मेडिसिन में बिल्कुल तमाम, देखें जैसे कि अभी डॉक्टर साहिबा ने कहा कि रीजनरेटिव मेडिसिन में हम टिश्यू रिपेयर करते हैं, टिश्यू रीजनरेशन करते हैं, ब्लड वेसल्स का एंजियोजेनेसिस होता है, नई ब्लड वेसल्स बनती हैं। ठीक है, नर्व डिसफंक्शन जो हो चुका हुआ है उसकी रीजेनेसिस होती है। तो जहां जहां पे हमें न्यू टिश्यू रीजनरेशन चाहिए वहां तो डेफिनेटली इसका रोल है। लेकिन अभी तक जो सबसे ज्यादा इसका रोल, और जिसको मैंने अपनी भी स्टडी की है, वो इरेक्टाइल डिसऑर्डर्स में है। क्योंकि इरेक्टाइल डिसऑर्डर में हमें नर्व रीजनरेशन चाहिए होती है, हमें नई ब्लड वेसल्स चाहिए होती हैं, हमें टिश्यू रीजनरेशन चाहिए। तो वो तो डेफिनेटली इसका बड़ा ही, मैंने अपनी स्टडी भी की है जिसमें 80 पेशेंट्स में से 76 सेटिस्फाइड हैं ट्रीटमेंट के साथ माइल्ड टू मॉडरेट इरेक्टाइल डिसऑर्डर में। प्रीमेच्योर एजैकुलेशन में भी इसका रोल है। एजोस्पर्मिया में अभी इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम हो रहा है। अभी डेफिनेटिव रोल हम नहीं कह सकते क्योंकि स्टडीज हो रही हैं, मैं खुद भी स्टडी कर रहा हूं, लेकिन स्टेम सेल थेरेपी डेफिनेटली, क्योंकि ये स्टेम सेल थेरेपी जो है वो एक बहुत ही जदीद साइंस है। जैसे कि भी डॉक्टर साहिबा ने कहा कि मीजेनकाइमल सेल कहां से ले रहे हैं, बोन मैरो से ले रहे हैं, फैट से ले रहे हैं, कार्टिलेज से ले रहे हैं, आपके अम्बिलिकल कॉर्ड से ले रहे हैं, और वो उसी सेल्स को रीजनरेट करेगा जो सेल्स हमें चाहिए होंगे। और अब तो आगे ऑटोलॉगस सेल्स आ गए कि आपको हम लेके जाते हैं, मशीन आपके अपने ऑटोलॉगस सेल निकाल देती है, वो हम आपको लगा देते हैं, और साथ ही हम कुछ सेल्स आपके कल्चर कर लेते हैं, और वो कल्चर होके वो आपको हर महीने लगते रहते हैं। वो हर महीने लगते रहते हैं। तो ये चीजें अभी इसकी बहुत कम अवेयरनेस है हमारे पॉपुलेशन में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अवेयरनेस आ रही है। ऑटिज्म के पेशेंट्स ट्रीट हो रहे हैं, आपको अगर स्पाइनल कॉर्ड के पेशेंट को सर्जरीज का बताया वो ट्रीट हो, इरेक्टाइल डिसऑर्डर्स की ट्रीटमेंट हो रही है, पेरोनीज डिजीज एक होती है वो ट्रीट हो रही है, प्रीमेच्योर एजैकुलेशन ट्रीट हो रही है, यानी बे इंतहा ऐसी, और कैंसर के कई पेशेंट जो है वो ट्रीट हो रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बड़े पॉजिटिव रिव्यूज मौजूद हैं। ठीक हो जी डॉक्टर साहब, जैसे कि हमने पीआरपी की बात की, तो विजाइनल पीआरपी कैसे होती है और कितनी दफा करवानी चाहिए? देखिए, विजाइनल जो पीआरपी है उसको हम ओ शॉट भी कहते हैं। उसका मतलब है कि ऑर्गेस्मिक शॉट। उससे क्या फायदा ये होता है कि क्या कहते हैं कि आपके जो नॉर्मल टिश्यू है वो तो सिंपल प्रोसेस है, पेनलेस प्रोसेस है, पहली बात तो ये है। और ये है कि आपका ब्लड लेके उसको सेंट्रीफ्यूज करके उसमें से प्लेटलेट रिच प्लाज्मा जो है ना वो इंटीमेट एरियाज में इंजेक्ट करते हैं। अब उसके फायदे ये है कि वहां पे टिश्यू जो है वो न्यू बनना शुरू हो जाते हैं टिश्यू से, जहां पे भी इंजेक्ट करते हैं, और वहां पे जो है न्यू ब्लड वेसल्स बनती है, न्यू नर्व्स बनती हैं। तो वो एक तरह का न्यू जो है ना वो सिस्टम सारा वहां पे वो हो जाता है। प्लस उससे क्या फायदे होते हैं कि उससे सेंसिटिविटी इंक्रीज होती है, लुब्रिकेशन इंक्रीज होती है। तो वो फीमेल्स जिनको विजाइनल ड्राइनेस होती है, पेनफुल इंटीमेसी के टाइम पे उनको बहुत ज्यादा पेन होती है, या ये है कि उनको लॉस ऑफ लिबिडो है, या ऑर्गेजम ही नहीं अचीव होता, या पोस्टपार्टम के बाद कितनी डिलीवरीज के बाद फीमेल्स को चेंजेस आती हैं, वो समझते हैं ये नॉर्मल है, इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। उसकी ट्रीटमेंट हम इस तरह से विजाइनल पीआरपी ओ शॉट से कर लेते हैं।
और प्री और पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन्स हैं, उनकी कितनी चेंजेस हैं। इवन माइल्ड यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस में भी पीआरपी के बहुत ज्यादा फायदे हैं। ठीक हो गया जी। तो आप ये समझती हैं कि पीआरपी से विजाइनल डिस्चार्जिंग, लोकोरिया जैसी बीमारियां भी खत्म होती हैं? बिल्कुल खत्म हो सकती है, क्योंकि वहां पे हम जब न्यू सेल्स जनरेट करेंगे तो जो अंडरलाइन डिजीज होगी ना, वो ऑलमोस्ट खुद ब खुद ही वो फिर ठीक हो जाएगी। ठीक है ना, तो वो क्योंकि हम वहां पे बिल्कुल ही एक नई जो है ना न्यू सेल्स वहां पे हम जनरेट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उसका एक रोल है, डेफिनेटली। ठीक हो जी। अच्छा, पीआरपी करने के बाद इसको मैनेज रखने के लिए डाइट का भी कोई रोल होता है? डाइट का है, और ऑब्वियसली एक लाइफस्टाइल थोड़ी सी मॉडिफिकेशन आपको करनी पड़ती है कि एक आपकी बैलेंस डाइट हो, आप जो है वो लाइफस्टाइल में सबसे पहले एक्सरसाइज। फीमेल्स जो है आफ्टर 40 उनको इतना ज्यादा नहीं पता होता कि हमारे लिए स्पेशली जो पेल्विक फ्लोर की एक्सरसाइजेज है वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस एरिया को अपनी जो सेक्सुअल वेलबींग को करने के लिए, सही करने के लिए आपको पेल्विक फ्लोर की एक्सरसाइजेस को भी हमें उनको एजुकेट करना चाहिए कि वो किस तरह से वो जो है वो उनको हेल्पफुल करेंगी। तो डेफिनेटली इसका फायदा रोल होता है। जी बिल्कुल होता है। ठीक हो। सर, अगर हम बात करें ओबेसिटी और फिर हम सेक्सुअल हेल्थ की बात करें, तो दोनों का आपस में क्या लिंक है? बहुत ज्यादा। मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा 80% पेशेंट जो ओबेसिटी का है, इनफर्टिलिटी का है, वो ओबेसिटी के साथ ही आता है। तो ओबेसिटी एक बड़ा मेजर फैक्टर है, इवन फीमेल्स में भी अगर आप देखा जाए ओबेसिटी एक बड़ा मेजर फैक्टर। इसीलिए मैं मेटाबॉलिक हेल्थ के ऊपर बड़ा काम करता हूँ। और मैं तो ये कहता हूँ कि अब ये जो GLP-1 एगनिस्ट और GIP एगनिस्ट मेडिसिन आ गई हैं, ये एक मिरेकल है मॉडर्न साइंस का, क्योंकि हम इन मेडिसिन के थ्रू इन पेशेंट्स का वेट लॉस कर सकते हैं। ठीक है, पहले हमारे पास ये चीजें मौजूद ही नहीं थी। दो ही चीजें थी, या हम कहते थे डाइट कर लो, या हम कहते थे एक्सरसाइज कर लो, या मैक्सिमम वॉलिस्टेटिन थी जो कि FDA अप्रूव थी, वो देते थे, लेकिन वो बहुत स्लो। उसका तो आपको पता है 1 साल में 3 से 4 किलो वजन कम होता है, जहां के उसकी निस्बत वही GLP-1 और GIP जो मेडिसिन हैं वो 1 महीने में 4 से 5 किलो कम कर रही हैं। तो वो जो साल वाली बात थी वो महीनों में आ गई है, नंबर 1। तो अल्हम्दुलिल्लाह में अपने बहुत से ऐसे ओबेसिटी के पेशेंट्स हैं और इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स हैं जिनको के ये GLP-1 GIP पे डाल के सिर्फ वेट रिडक्शन से ही उनकी इरेक्टाइल डिसऑर्डर बेहतर हो गया। क्योंकि काम क्या है, वैसे भी आने आपको बताया सारा वेसल्स का है। तो जब आपका ब्लड सर्कुलेशन बेहतर नहीं होगी, जब आपका वेट इतना ज्यादा, ऊपर से वेट इतना ज्यादा आपके वेसल्स पे पड़ रहा है, खासतौर पे आपकी पिनाइल वेसल्स के ऊपर, कि वो आपके वजन की वजह से ही डायलेट नहीं कर पा रही और वहां पे ब्लड फ्लो नहीं हो रहा, तो वो आधे से ज्यादा मसले, जैसे ही वो उनकी ओबेसिटी कम होती है, आते तो मेरे पास वो पी शॉट के लिए, लेकिन मैं साथ उनको GLP GIP पे भी डाल देता हूँ। और वो क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि ये चीज हमें समझना बड़े जरूरी है। ये एक मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं, जैसे अभी डॉक्टर साहिबा ने कहा, ये टिश्यू रीजनरेशन कर रही है। अब देखें, ये वियाग्रा नहीं है, ये इंजेक्शन लगा पी शॉट का और इरेक्शन आ गई, रिएक्शन आ गई। उसने क्या करना है, जब हमने वहां पे इंजेक्शन लगाना है, उसने 3-4 हफ्ते, बल्कि उससे भी ज्यादा, कभी महीनों में भी बात चली जाती है, वहां टिश्यू रीजनरेशन करनी है, वहां एंजियोजेनेसिस, नई ब्लड वेसल्स बनानी है, वहां पे आपकी नर्व जो डिसफंक्शन हो चुका है उसकी रीजनरेशन करनी है। तो वो कुछ महीनों का प्रोसेस होता है। इसके लिए पेशेंट की काउंसलिंग, और उसके साथ साथ जब उसका वेट भी कम होगा और टीजी रीजनरेशन भी होगी तो उसको डबल फायदा। ठीक है डॉक्टर साहब, एक फीमेल को खूबसूरत रहने के लिए अपने फेस, चेस्ट और विजाइनल एरियाज तीनों को मैनेज करना होता है, तो आप क्या समझती है कि तीनों का हल एस्थेटिक फिजिशियन के पास होता है? ऑनेस्टली मेरा ख्याल है कि होता है, क्योंकि एस्थेटिक फिजिशियन जो है वो ऑब्वियसली फेस तो आपका वो कर लेगा, ठीक है ना, आपको लाइफस्टाइल चेंजेस बताएगा, वो आपकी भी फुल बॉडी की जो है ना वो एक शेपिंग हो जाएगी। बाकी ये है क्योंकि एस्थेटिक्स में आज को आपको पता है कि एज अ गायनी जो है वो एक मेजर बीच में एक चीज है जो कि कोई भी एस्थेटिक फिजिशियन जो है वो उसको हम नहीं कह सकते कि उसको नहीं आती, ठीक है ना। तो जो चीज हम फेस पे कर रहे हैं, जैसे हम फिलर्स कर रहे हैं, हम थ्रेड्स कर रहे हैं, हम PRPs कर रहे हैं फेस पे, उसी तरह हम इंटीमेट एरिया को भी यंग लगने के लिए ये सारी चीजें करते हैं। वल्वल थ्रेड्स करते हैं, लेबियल पफिंग करते हैं, तो वो जो उस एरिया को हम ब्यूटीफाई जिसे कहते हैं वो हम कर देते हैं। तो वो एक आपको एक जो फीमेल्स है उनका कॉन्फिडेंस लेवल ऑब्वियसली वो फिर थोड़ा बढ़ जाता है, ठीक है ना, क्योंकि एज के साथ साथ और आफ्टर 40 उनको ये लगता है कि वो फेस तो है, लेकिन ये कि वो उनकी जो एक तरह की सेक्सुअल लाइफ है वो उस तरह से सेटिस्फाइंग नहीं है। तो अगर हम उसको अपेरेंटली या फंक्शनली हम उसको इम्प्रूव करेंगे तो ऑब्वियसली उनका कॉन्फिडेंस लेवल को हम इंक्रीज करेंगे, सो वो हम ब्यूटीफाई कर सकते हैं। जी
जी नाज़रीन, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहेगा। यहीं पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ यहीं से करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम और मेरे साथ डॉक्टर सबरीना हदायत और डॉक्टर अरसलान खान मौजूद हैं। हम गुफ्तगू कर रहे थे कि मेल सेक्सुअल हेल्थ और फीमेल सेक्सुअल हेल्थ, इसके हवाले से एक एस्थेटिक का क्या रोल होता है और एक सेक्सोलॉजिस्ट जो है वो किस तरह आपकी ज़िंदगी में आसानी पैदा करता है। डॉक्टर साहब, जैसे कि हम गुफ्तगू कर रहे थे पहले मैडम के साथ भी एस्थेटिक के रोल के ऊपर कर रहे थे, तो जैसे हम मेल सेक्सुअल हेल्थ की बात करते हैं तो यहाँ पे लोग थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कहते हैं जी मुझे कौन सा ऐसा टेस्ट करवा के अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए जिसको रिपोर्ट देख के उसको पता चलेगा मुझे क्या मसला है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि देखें, इसमें किसी टेस्ट का कोई, सबसे पहले वो जाए और अपनी प्रॉब्लम बताए। ठीक, प्रॉब्लम के बाद हम आइडेंटिफाई करेंगे। अब एक यंग पेशेंट है, उसको टेस्टोस्टेरोन लेवल कराने यानी वो सेल्फ किसी टेस्ट की सेल्फ टेस्ट ना करे। मेरे पास पेशेंट आते हैं, उन्होंने अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल, पता है हजारों रुपए के टेस्ट कराए होते हैं। फिर पिनाइल डॉपलर है, आपको पता है पिनाइल डॉपलर में जो इंजेक्शन इंजेक्ट ही होता है ना, कैवरजेट, वही 18,000 का आता है। ठीक है, और फिर डॉपलर की कीमत करके वो 50-60 हजार रुपए का टेस्ट पड़ जाता है। ठीक है, और हो सकता है उसकी जरूरत भी ना, उसकी जरूरत होती नहीं, क्योंकि हम वहीं पे कैवरजेट भी नहीं, हम सिंपल एक दवाई है जो कि 600 रुपए का इंजेक्शन आता है पेपावेरिन, वो इंट्राकर्नोजल डाल के उधर ही चेक कर लेते हैं। अगर इरेक्शन आ रही है तो उसको टेस्ट की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, यानी वो इतना वही एक 50,000 वाली चीज 600 रुपए में हो सकती है। ठीक है, उधर ही एग्जामिनेशन रूम के अंदर, जिसको कि इन हाउस टेस्ट बोलते हैं। और फिर एक यंग पेशेंट को तो टेस्टोस्टेरोन की वैसे भी जरूरत नहीं है। टेस्टोस्टेरोन लेवल्स तो हम कराते हैं जब एंड्रोपॉज 55-60 साल के बाद और ऊपर चला, उस वक्त हमें ये एंड्रोपॉज के बाद जरूरत होती है, और वो भी हर एक के लिए जरूरत नहीं होती। तो ये लैब टेस्ट बिला वजह, मैं बच्चों को हमेशा ये कहता हूँ कि आप आएं, आप इवैल्यूएशन कराएं। वो ज्यादा से ज्यादा अगर हमने कुछ करना होगा तो एक तो जो वियाग्रा है इन हाउस, इसको बोलते हैं इन हाउस सिल्डेनाफिल टेस्ट। आपको सिल्डेनाफिल देख के ही हम देख लेते हैं, लेकिन वो हमारे माशरे में थोड़ा पॉसिबल नहीं, बाहर के माशरे में हो जाता है। उसे वियाग्रा देके उनको प्राइवेट रूम दे दिया जाता है और वहां पे उनको कुछ ऐसी पोर्नोग्राफी दिखाई जाती है और फिर उनसे पूछा जाता है कि इरेक्शन कैसे आ रही है। तो यहाँ ये पॉसिबल नहीं, तो नॉर्मली फिर मैं यहाँ पे इंट्राकर्नोजल टेस्ट कर लेता हूँ। तो उससे 10 मिनट में पता चल जाता है कि आर्टीरियल सप्लाई कैसी है, वेस्कुलर सप्लाई कैसी है। और फिर हाँ, अगर उसके बाद जरूरत हो तो बिल्कुल हम डॉपलर के ऊपर जाएंगे, लेकिन इमीडिएटली ऐसा टेस्ट कराने की जरूरत नहीं। अच्छा, आप ये समझते हैं कि टेलर मेड जो है ना वो ये ट्रीटमेंट होता है, हर एक को एक जैसा नहीं दिया जा सकता, हर पेशेंट का अलग होता है। बिल्कुल बिल्कुल जी, हर पेशेंट का अलग ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि कुछ पेशेंट, यही मैं मतलब उनको समझाता हूँ कि कुछ पेशेंट हैं जिनको देखें सारी गेम तीन जगह पे, एक तो हमारे ब्रेन के लेवल पे हमारे मेलानोकॉर्टिकल रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, और हाइपोथैलेमस है। अगर वहां पे है तो वहां पे आपके SSRI, और अब तो आ गए हैं शॉर्ट एक्टिंग SSRI डेपोक्सिटिन के नाम से भी, और अब तो कुछ पेप्टाइड्स भी आ गए PT141, वही इस गेम को ठीक कर देते हैं। नंबर 2 आप जाते हैं तो फिर नीचे आ जाएं जब सेक्सुअल ऑर्गन की तरफ, अगर ब्लड फ्लो कम है तो आपका फिर वहां पे पी शॉट की बारी आती है। और फिर अगर आपका पीछे मसल, हमारा जो रिथ्रा के इर्द गिर्द एक मसल होता है जिसे हम बोलते हैं बल्बोस्पॉन्जियोसिस मसल, अगर वो टाइट है तो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होती है, तो वहां पे बॉटक्स का रोल आ जाता है। तो कभी कभी हम वहां पे बॉटक्स लगाते हैं उसको रिलैक्स करने के लिए, ठीक है, तो वो आपकी इजैकुलेटरी टाइम को बढ़ा देता है। और फिर आखिरी आ जाता है आपका ग्लैंस पीनस, जहां पर आपकी सेंसेशन, जो ओवर स्टिमुलेशन, जो कि प्रीमेच्योर, तो पहले तो आपको जमाने में आपको याद होगा हम सुनते थे वो, और वो कहते थे एडल्ट टॉय मोड स्प्रे किया जाता था, और वो टॉय, फिर ज़ाइलोकेन आ गई, लिग्नोकेन आ गई, लिग्नोकेन लगाने। लेकिन अब ये फिलर्स, वही फिलर जो चेहरे पे लगाए जाते हैं वही ग्लैंड्स पे लगा दिए जाते हैं, कैप पे लगा दिए जाते हैं, तो वो उसकी सेंसिटिविटी को कम कर देता है। तो अब तो ये हमने डिसाइड करना होता है। इसलिए पेशेंट को, मुझे बड़े फोन आते हैं कि डॉक्टर साहब ये बताएं खर्चा कितना आएगा, ये बताएं, तो मैं उनको यही समझाता हूं कि पहले आप आएं, आपकी इवैल्यूएशन होगी, पता चलेगा ब्रेन लेवल पे काम करना है, मसल को रिलैक्स करना है, सेंसेशन को कम करना है, वेसल्स के ऊपर काम करना है, फिर हम बताएंगे कि आपका क्या इलाज हो सकता है। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, विजाइनोप्लास्टी क्या होती है और ये किस डोमेन में आती है, प्लास्टिक सर्जरी में, एस्थेटिक में, डर्मा में? ये जो विजाइनोप्लास्टी है ना, ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है, और ये जो है ये क्योंकि प्लास्टिक सर्जन्स ही सर्जरी करते हैं, तो ये वो प्लास्टिक सर्जरी की डोमेन में ही ये चीज़ आती है, विजाइनोप्लास्टी जी। उसमें ये है कि ये उन फीमेल्स में ज़्यादा कराई जाती है जिनमें स्पेशली जो मल्टीपल प्रेगनेंसीज के बाद जो विजाइनल वॉल है वो काफ़ी लैक्स हो जाती है, तो उसको वो ट्रिम आउट करके और एक नॉर्मल साइज का यंग लुक वाला जो है वो प्लास्टिक सर्जन ही उसको प्रॉपर सर्जरी से उसको वो सर्जिकली ठीक कर देता है। ठीक जी, ठीक हो गया। अगर डॉक्टर साहब हम इसके बेनिफिट्स की बात करें, विजाइनोप्लास्टी के बेनिफिट जो आपकी नज़र में आपके पेशेंट बताते हैं वो क्या है, या वो क्या फ़ायदे महसूस करते हैं कि इसको करवाने के बाद कि हमें ये रिलैक्सेशन हुई है? जी, अब
आपको पता है कि अभी जो मैंने पहले बात की कि मल्टीपल प्रेगनेंसीज की वजह से वो लैक्सिटी हो जाती है, तो उनको जो सेक्सुअल इंटीमेसी में उनको कोई फीलिंग ही नहीं आती। ठीक। तो बेसिकली वो इसी वजह से सर्जरी के बारे में सोचते हैं, क्योंकि वो ऑल मेडिसिन टॉपिकल क्रीम्स का कोई फर्क नहीं पड़ता और होता भी नहीं कोई फायदा। ऐसे ही। तो फिर जब उनको सर्जरी के बाद उनको एक सेंसेशन जो है ना वो डेवलप होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि वो जो वॉल थी वो पहले बिल्कुल लैक्स थी और अब वो मतलब कंपैरेटिवली टाइटन हो गई है, तो उनको वो सेंसेशंस जो है वो उनको डेवलप होती है, तो ऑब्वियसली उनको बेहतर फीलिंग हो जाती है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने पीआरपी की बात की थी, अगर पीआरपी के सेशन की बात करें तो एक फीमेल को कितने सेशन लेने नहीं चाहिए जहाँ पे जाके वो परमानेंट ठीक हो सके? जो विजाइनल पीआरपी की मैं बात कर रही थी वो ये है कि आप पेशेंट के लिए एक दफा अगर उसको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि ये एक पेनलेस प्रोसीजर है, तो वो बगैर खौफ के वो दोबारा भी प्रोसीजर के लिए आ जाएगा। रिकमेंडेड जो है वो 3 सेशंस है। ठीक। हाँ जी, तकरीबन 4 to 6 वीक्स अपार्ट। ठीक। और उसके बाद आप सिर्फ मेंटेनेंस सेशंस जो है वो 6 मंथ ले, ताकि वो उसको मेंटेन कर सके। एवरी 6 मंथ्स जो है ना वो एज अ मेंटेनेंस सेशन जो है वो पीआरपी के वो काफी फ्रूटफुल है। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस वक्त पीआरपी विजाइनल की जाए सेम उसी टाइम पे वही पेशेंट जो है वो माइक्रो नीडलिंग या फेस की भी पीआरपी करवा सकते हैं? डेफिनेटली करा सकते हैं। हम उसका 60 ml ब्लड ले लें ताकि हमें काफी ज्यादा अमाउंट में जो है वो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा मिल जाए, हम उसकी फेस की विजाइनल पीआरपी बहुत आराम से कर सकते हैं। अच्छा, फेस की पीआरपी जब हम करते हैं उसमें नीडलिंग का यूज होता है, तो वो निशान या दाग तो नहीं बनते? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब तो ये है कि हम इवन बहुत डीप भी हम करते हैं, जिसको हम वैम्पायर फेशियल कहते हैं, और वो हील आउट हो जाता है। बस थोड़ी सी उसकी पोस्ट केयर होती है, लेकिन बड़ी अच्छी फ्रेश स्किन जो है ना वो मिलती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई निशान नहीं रहता। जी डॉक्टर साहब, ये पीआरपी फेस की करने के बाद किसी क्रीम की, सन ब्लॉक की या किसी लोशन लगाने की भी जरूरत होती है? उसका ये कि आपने ऑलमोस्ट 2 वीक्स के लिए थोड़ा सा आपने उसकी पोस्ट केयर होती है। 1 वीक आप कह ले ज्यादा होती है, उसमें ये है कि आपने ज्यादा तो उसको सन से प्रोटेक्ट करना है। ऑब्वियसली सन ब्लॉक तो नॉर्मली भी इम्पोर्टेंट है। सन ब्लॉक और मॉइस्चराइजर इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि आपने माइक्रो पंक्चर्स किए हुए हैं, तो आपने ऑब्वियसली अब एज अ वुंड आपने उसको ट्रीट करना है, तो आपने उसको जो है ना वो हीट से, स्वेट से और सन से प्रोटेक्ट करना है। और बाकी फिर ये है कि वो 1 वीक के बाद ये प्रोटेक्शन का जो टाइम खत्म हो जाता है, तो नेक्स्ट जो वीक है, कमिंग नेक्स्ट वीक में वो प्रॉपर हील हो जाती है। जी सर, शुगर के पेशेंट में मर्दाना कमजोरी या नर्व की वीकनेस जो है वो बहुत ज्यादा होती है, इसको ट्रीट कैसे किया जाता है? जी, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। देखें, इसमें रीजनरेटिव मेडिसिन के रोल के साथ यहाँ पे रीजनरेटिव मेडिसिन है ना एज एडजुवेंट थेरेपी आ जाती है। ठीक। यहाँ पे मेन थेरेपी नहीं रहती। वो सबसे पहले तो आपका डायबिटिक कंट्रोल आ जाता है। ठीक। सबसे पहले हमारे पास पेशेंट आते हैं HbA1c 11, 12, 13 पे होती है, डायबिटिक कंट्रोल ही नहीं होता। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो उनकी डायबिटिक कंट्रोल है। फिर और ये पेशेंट साथ साथ इनकी कोलेस्ट्रॉल लेवल और लिपिड लेवल से बहुत हाई होते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया हुआ होता है, तो इनका हमने लिपिड लेवल भी जरूर कराए होते हैं। उसकी वजह से इनके प्लाक्स, इनके ब्लड वेसल सिर्फ कंस्ट्रिक्ट नहीं हुई होती, कंस्ट्रिक्शन से मुराद है वो पिचकी हुई नहीं होती, बल्कि उसके अंदर प्लाक्स भी बन गए होते हैं, ब्लॉक भी हो गई होती हैं। तो इसके अंदर हम बिल्कुल पी शॉर्ट थेरेपी देते हैं। इसके साथ साथ शॉर्ट वेव थेरेपी भी होती है जो कि प्लाक्स को तोड़ती है। तो शुगर के पेशेंट जब भी मेरे पास आते हैं, उनको मैं शॉर्ट वेव, उनका शुगर कंट्रोल, उनका कोलेस्ट्रॉल और लिपिड्स का कंट्रोल कराना, उनको पी शॉर्ट्स एज एडजुवेंट देना, साथ में उनको शॉर्ट वेव थेरेपी देना, और साथ में हमें यहाँ पर बिल्कुल सिल्डेनाफिल का और टेडालाफिल का भी साथ में सहारा लेना पड़ता है इन पेशेंट के लिए, ताकि वो ब्लड फ्लो बढ़े, वहां पे वेजोडाइलेटेशन आए। तो ये एक कॉम्बिनेशन अप्रोच होती है इनके लिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहुत से ऐसे शुगर के पेशेंट हैं जो कॉम्बिनेशन अप्रोच से चले गए, ठीक हो गए। और अगर वे कॉम्बिनेशन अप्रोच से ठीक ना भी हो सके, तो अभी भी इम्प्लांट ऐसी चीज नहीं है कि सीधा इम्प्लांट के ऊपर ही जाया जाए। अभी भी कुछ ऐसी मेडिकेशन आ गई हैं जिनको कि ट्राईमैक्स और बायोमैक्स, क्योंकि 2-3 मेडिकेशन का साथ कॉम्बिनेशन है जो कि इंजेक्ट की जा सकती हैं डायरेक्टली पीनस में। अगर वो इंजेक्ट होती हैं तो इरेक्शन आ जाती है। उसमें फिर हमें पेशेंट को ट्रेन करना होता है। जिन पेशेंट को यानी ओरल मेडिसिन और पी शॉट से फर्क नहीं पड़ रहा, फिर उनको हमें इस पे जाना होता है, बायोमैक्स या ट्राईमैक्स पर जाना होता है। उनको हम ट्रेन करते हैं कि ये इंजेक्शन उन्हें खुद कैसे लगाना है। वो उन्होंने सेक्सुअल इंटरकोर्स या इंटीमेसी से 15 से 20 मिनट पहले लगाना होता है, जिससे कि एक घंटे के लिए इरेक्शन रहती है। लेकिन उसकी एक कैलकुलेटेड डोज होती है, ज्यादा डोज नुकसानदेह भी साबित हो सकती है। और कितने पेशेंट इम्प्लांट के बगैर उससे ही अपनी हेल्दी सेक्सुअल लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है सर, जैसे कि आपने इम्प्लांट की बात की, इम्प्लांट की अगर हम कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो क्या हो सकती है?
देखिए इम्प्लांट एक बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन डायबिटिक पेशेंट्स में वही इन्फेक्शन, देखिए किसी भी सर्जिकल प्रोसीजर का जो सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन है वो इन्फेक्शन ही आता है, तो इन्फेक्शंस भी हो जाती हैं। फिर कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं मेरे पास आते हैं जिनको साथ प्रोस्टेट का वायरस है, वो बार बार कैथेटर भी यूज कर रहे हैं, तो जब कैथेटर यूज होता है वो नेल्टन कैथेटर ज्यादातर यूज करते हैं अपनी को, तो उसमें इन्फेक्शन का चांस मजीद से बढ़ जाता है। तो सबसे मेन कॉम्प्लिकेशन जो इम्प्लांट की आती है वो एक आती है इन्फेक्शन, फिर दूसरा आता है पेशेंट के लिए अनईजीनेस, वो कंफर्टेबल नहीं फील करता। अब तो खैर कुछ इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट्स भी आ गए हैं जिसमें इनका कंफर्ट लेवल बढ़ गया है, लेकिन वो बहुत महंगे हैं और वो हर एक की अप्रोच में नहीं। ठीक है, जैसे आपने ट्राइमेक्स इंजेक्शन वगैरह की बात की, तो इसकी अगर हमने किसी पेशेंट को रिकमेंड करना है या कोई पेशेंट इसको लेना चाह रहा है तो इसके कोई साइड इफेक्ट भी होंगे? जी बेटा, जैसे मैंने आपको बताया कि इसका सबसे बड़ा जो साइड इफेक्ट है वो प्रैपिज्म है। प्रैपिज्म क्या होता है? प्रोलॉन्ग्ड इरेक्शन। अगर 4 घंटे से ज्यादा इरेक्शन रहे तो आपके टिश्यू डेड होना शुरू हो जाते हैं, टिश्यू निक्रोसिस शुरू हो जाता है, टिश्यू डेड, उसके लिए भी कुछ दवाएं। तो इसलिए हमें पहले इन हाउस पेशेंट को बुला के 2-3 इंजेक्शन हम वहीं पे पेशेंट को लगा के उसकी एक डोज कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर उसको उसकी एक मैक्सिमम डोज भी बता देते हैं कि इस डोज से ऊपर नहीं जाना, और फिर उसको साथ ही ये एहतियाती तदाबीर भी बता दी गई होती हैं कि अगर फिर भी अगर इरेक्शन आपकी 2 घंटे से ज्यादा या 3 घंटे से ज्यादा नहीं जा रही तो आपने इमीडिएटली हमें या यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना है, इमरजेंसी में जाना है। वो कुछ ऐसी मेडिसिन है, पहले तो हम खैर सीधा ही बड़ा वाइड बोर कैनुला डाल के ब्लड सक कर लेते हैं, उससे प्रैपिज्म ठीक हो जाता है, वरना फिर कोई ऐसी मेडिसिन है जो कि इंजेक्ट की जाती हैं जो कि इमीडिएटली इलाज, लेकिन उनको ये गाइड करना बहुत जरूरी होता है कि अगर आपकी इरेक्शन 3-4 घंटे से ज्यादा जा रही है तो इमीडिएटली या तो इमरजेंसी जाएं या मुझे वापस रिज्यू करें या अपने यूरोलॉजिस्ट को रिज्यू करें। ठीक। डॉक्टर साहब, आजकल बहुत ज्यादा पेशेंट ऐसे रिपोर्ट होते हैं जिनके नेल और हेयर टूटना शुरू हो जाते हैं, इसकी वजूहात क्या होती हैं और एस्थेटिक फिजिशियन इसको ट्रीट कैसे करते हैं? नेल्स और हेयर जो है ना, वो आप ये देखें कि ये बनते किससे हैं, ये प्रोटीन से बनते हैं, ठीक है ना। तो जो किसी भी एज में किसी भी वजह से कोई अगर के स्ट्रेस है बॉडी को या डेफिशिएंसीज हैं तो वो आपकी इन चीज़ों के ऊपर जो है वो असर करेंगी। अगर आपकी बैलेंस डाइट नहीं है या आपका कोई स्ट्रेस का इशू है या डेफिशिएंसीज हैं, ये सारी चीज़ें रोल प्ले करेंगी। स्ट्रेस की वजह से सिर्फ बाल ही गिरना शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। और ऑब्वियसली जो नेल्स है वो आपके प्रोटीन है। अगर आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है और आप आजकल देखिए आप लोगों को बच्चे क्या बड़ों को नहीं पता कि जो बैलेंस डाइट वो क्या है, तो इसमें डाइट का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। ठीक है। एक एस्थेटिक फिजिशियन को विजिट करने से पहले पेशेंट को कोई लैब टेस्ट की जरूरत होती है? पहले यह है कि वो एस्थेटिक फिजिशियन के पास विजिट करे। अगर उसने नॉर्मली अपना सीबीसी कराया था दैट्स ओके, ठीक है ना। वो फिर ये है कि एस्थेटिक फिजिशियन खुद डिसाइड करेगा कि आइदर उसको कोई फर्दर टेस्ट कराने हैं कि नहीं कराने। बेसिकली हेयर फॉल, पिगमेंटेशन वगैरह के लिए हमारे जो रिकमेंडेड टेस्ट होते हैं वो ये है कि सीरम फेरिटिन हो गया और B12 हो गया, विटामिन डी, ये हम नॉर्मल रूटीन में कराते हैं। कुछ हमारे पेशेंट्स हैं जिन्होंने इतना स्टडी किया हुआ है, वो पहले से ही ये करवा के लेके आते हैं, ठीक है। तो हम उसको, ये बेसिक डेफिशिएंसीज होती हैं, अगर हम उसको रूल आउट कर लेते हैं तो एस्थेटिक फिजिशियन के लिए आसानी हो जाती है। ठीक जी। माइक्रो नीडलिंग कितना पेनफुल अमल होता है और ये कब करवाना चाहिए? देखिए, माइक्रो नीडलिंग जो है वो एज सच पेनफुल नहीं है और हम इसके लिए नमिंग क्रीम जो है वो फेस के ऊपर अप्लाई कर देते हैं 30 to 40 मिनट्स के लिए। और कुछ पेशेंट्स में हमने ये देखा है कि इवन नमिंग का भी कोई रोल नहीं है, इवन हम उनको डीप माइक्रो नीडलिंग भी कर देते हैं जिसको वैम्पायर फेशियल कहते हैं। तो हमें ये लगता है कि वो उनके लिए ऑलमोस्ट पेनलेस ही होता है वो। तो ये हर एक की अपनी मेरे ख्याल पेन जो है वो टॉलरेंस के ऊपर है। सेकेंडली ये है कि ये जो हम करवाते क्यों है, उसका काफ़ी रोल है। कुछ लोग सिर्फ रिजुविनेशन के लिए PRPs करा रहे हैं, रूटीन में करवा रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा एक्नी स्कार्स में जो है उसका बड़ा रोल है। हमने ये देखा है कि एक्नी स्कार्स जो नहीं होते वो हम उसमें माइक्रो नीडलिंग, डीप माइक्रो नीडलिंग प्लस सब्सिजन, इसका काफ़ी अच्छा रोल है। तो हाँ जी। डॉक्टर साहब, जैसे नाइट फॉल की अगर बात करें, कुछ लोग हमारे पास, आपके पास भी आते होंगे, वो कहते होंगे जी मुझे कमजोरी इस वजह से हुई कि मुझे बार बार नाइट फॉल होता है, एहतलाम होता है। क्या इसका कोई लिंक है वीकनेस के साथ?
देखिए, ये तो अल्लाह ताला की तरफ से एक मैकेनिज्म है। हमारा सेमिनल फ्लूइड बन रहा है टेस्टिस में, जब वो एक ख़ास मिकदार पे पहुंचता है तो वो अल्लाह ताला उसको बाहर निकलना होता है, वरना वो डेड हो जाते हैं, ठीक है। तो कुछ लोग उसको मैस्टरबेशन के जरिए निकाल देते हैं, और जो लोग मैस्टरबेशन नहीं करते उनको नाइटफॉल के जरिए नहीं। तो यही मैं आपको बताया कि वो सेक्स एजुकेशन की कमी है। उनको बच्चों को पता ही नहीं होता कि जो लोग मैस्टरबेशन नहीं कॉमनली कर रहे उनको नाइटफॉल ज़्यादा आते ही आते हैं। और फिर कुछ नॉर्मल प्रोस्टेट सिक्रीशंस होती हैं, जो कि कितनी दफ़ा कभी प्रोस्टेट की इन्फेक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से वो कतरे आना शुरू हो जाते हैं, जिसको कि वो ये समझते हैं कि हमें कोई कमजोरी शुरू हो गई है। तो इसलिए उनको ये समझाना कि नाइटफॉल एक नॉर्मल अमल है और एक नॉर्मल मैकेनिज्म है, जिससे कि जो आपका एक्स्ट्रा सेमिनल फ्लूइड है वो जिसम से बाहर निकल जाता है। तो ये कोई बीमारी नहीं है। हाँ, हर चीज़ की ज्यादती, अगर कोई मसल वीकनेस है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कोई स्टेटोरिया हो रहा है, वो एक बीमारी है, लेकिन उसके लिए हम ही हैं जो एग्जामिन करेंगे, उनको बताएंगे कि क्या चीज़। ठीक सर, बेशुमार ऐसे पेशेंट हमारे क्लिनिकल ट्रायल में भी रिपोर्ट होते हैं, आपके पास भी आते होंगे, उनका जो पिनाइल कैप होता है ना, उसके ऊपर उनके दाने बनना शुरू हो जाते हैं, या वो कहते हैं कि मल्टीपल सेक्सुअल अटेम्प्ट करने के बाद उनका इन्फेक्शन हो जाता है। क्या वो इन्फेक्शन भी कोई काज बना सकता है आपको मर्दाना कमजोरी की? नहीं, देखिए, हाँ बिल्कुल, क्योंकि जाहिर है जब पेन होगी तो वो इरेक्शन तो आएगी नहीं वहाँ पर। उसमें देखिए, उसमें मल्टीपल कॉजेज हैं। एक तो ज़्यादातर एसटीडीज, हमारे यहाँ पेशेंट्स को पता नहीं, प्रोटेक्शन का नहीं पता कि प्रोटेक्शन कहाँ यूज़ करनी है और कब यूज़ करनी है, ठीक है। और तो सबसे पहले तो एसटीडीज, जिसमें कि हर्पीस बहुत ज़्यादा कॉमन है। और मेरे साथ हमारा फिर जो ये वायरल वॉर्ड्स हैं, इसके हमारे पास बेइंतहा पेशेंट्स आते हैं, और फिर जाहिर है वो पेनफुल होते हैं, उस पेनफुल की वजह से वो इरेक्शन को मेंटेन नहीं कर पाते और उनको इरेक्टाइल डिसऑर्डर शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि एक पेशेंट का डॉक्टर को रिव्यू करना, उसको प्रॉपर हिस्ट्री देना। अब देखें, एसटीडीज के पेशेंट हैं तो जाहिर है सेक्सुअल इनकाउंटर हुआ है तो एसटीडीज हुई हैं, लेकिन वो पहली बात वो आके मानते ही नहीं, कभी कहेंगे नहीं कि हमारा सेक्सुअल जो बच्चे शादीशुदा नहीं है। तो वो हमें डिग आउट करना पड़ता है, फिर उन्हें बताना पड़ता है कि भाई जब तक आप मुझे सच नहीं बताओगे, मैं आपको वो दवाई नहीं दूंगा तो आप ठीक होगे नहीं। फिर वो जाके मानते हैं कि जी हमारा सेक्सुअल एनकाउंटर हुआ, मल्टीपल पार्टनर्स हैं, क्या है। उसके बाद फिर मोस्ट कॉमनली जो आप बता रहे हैं ना, ये जो कैप के ऊपर दाने होते हैं, या तो ये हर्पीज में होते हैं या ये वायरल वॉर्ड्स होते हैं, और कभी कभार ये हमारा वो नॉन सेक्सुअल ये एसटीडीज भी हैं, जिसमें कि आपका ये स्केबीज आ जाता है, उसके अंदर भी होते हैं। लेकिन ये कि वो इसमें हिस्ट्री टेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक सर, सुजाक की बीमारी का आपने सुना होगा, अक्सर मरीज आके कहते हैं मुझे सुजाक हो गया। बिल्कुल, सुजाक क्या है और इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है? जी बिल्कुल, अभी जैसे मैंने आपको बताया एसटीटी, ठीक है ना, ये गनोरिया है, जिसको गनोरिया की बीमारी है, जिसको कि एक बैक्टीरिया है, नजेरिया गनोरिया, वही एक बीमारी करता है, ठीक है। और ये ज्यादातर आपको लगती है मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर जब होते हैं, और खास तौर पे जब ये प्रोस्टिट्यूशन जी, इसमें जब आप जाते हैं, ऐसी फीमेल्स जिनको कि पहले से, या ऐसे मेल्स जिनको पहले से ये बैक्टीरिया है, उससे ही आपको बीमारी लग जाती है। और इस बीमारी लगने के साथ क्या होता है कि सिर्फ आपका पूरा का पूरा पेशाब की नाली में इन्फ्लेमेशन आ जाती है, और उसे हम तो बोलते हैं यूथराइटिस, और साथ ही पस डिस्चार्ज शुरू हो जाता है। और फिर आपकी जब आप पेशाब करते हैं तो इतनी ज्यादा पेनफुल होती है कि वो आपसे बर्दाश्त नहीं होता, पस भी निकल रही होती है और पेशाब में बहुत ज्यादा बर्निंग भी हो रही है। इसका बड़ा सिंपल इलाज है, बहुत सिंपल इलाज, सेफ्ट्राएक्सोन का इंजेक्शन होता है, बिल्कुल सेफ्ट्राएक्सोन इंजेक्टेबल। लेकिन इसमें इंजेक्टेबल सेफ्ट्राएक्सोन और डॉक्सीसाइक्लिन 2 एंटीबायोटिक्स हैं जो कि 100% इसको ट्रीट कर देती हैं। ये एड्स नहीं है, ये HIV नहीं है जो नॉन ट्रीटेबल नहीं है। 2 हफ्ते के अंदर पेशेंट मुकम्मल क्योर हो जाता है, अगर वो प्रॉपर हिस्ट्री दे और अगर वो प्रॉपर टाइम पे डॉक्टर के पास पहुंच जाए। सिर्फ 2 एंटीबायोटिक, सेफ्ट्राएक्सोन और डॉक्सीसाइक्लिन। सर थैंक यू सो मच, आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। हमारे पास टाइम खत्म हो चुका है, हमारे पास आखिरी 2 मिनट है, 1-1 मिनट आप दोनों का होगा। डॉक्टर सबरीना हदायत का पब्लिक के नाम क्या पैगाम, और पब्लिक आपसे कांटेक्ट कैसे करें? जी, मेरा ये आपको पैगाम है कि जो हेल्दी बॉडी है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल योर रिलेशनशिप्स। सो अगर आप अपनी बॉडी के ऊपर फोकस करेंगे तो आपकी लाइफ के आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है ना वो सॉल्व हो जाएंगे जी। और आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा कांटेक्ट नंबर है 0310 6343 153। थैंक यू। डॉक्टर अरसलान साहब का पब्लिक के नाम क्या पैगाम, और पब्लिक आपसे कांटेक्ट कैसे करें? जी, मेरा कांटेक्ट तो बड़ा इजी है, मेरा इंस्टाग्राम मेरे नाम पे ही है, डॉक्टर अरसलान क्लिनिक। तो आप डॉक्टर अरसलान क्लिनिक लिखें तो इजीली मेरे इंस्टाग्राम पे पहुंच जाएंगे। मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूं कि सारे मैसेजेस के जवाब खुद दूं, मैंने कोई टीम नहीं रखी हुई, तो मैं आपको खुद पर्सनली जवाब देता हूं अपने इंस्टाग्राम के ऊपर। आपके लिए बस मेरा यही एक पैगाम है, हेल्दी लाइफस्टाइल, डाइटरी हैबिट्स को अपना सही करें,
एक्सरसाइज प्रॉपरली करें, हेल्दी लाइफस्टाइल करें, रीजनरेटिव मेडिसिन को ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करें, क्योंकि ये एक रीजनरेटिव मेडिसिन का अगला दौर आ रहा है। ये एक ऐसी मेडिसिन है जो कि आपके टिश्यू रिपेयर करेगी, आपकी वेसल हेल्थ को बेहतर करेगी, आपका जो है नर्व हेल्थ को बेहतर करेगी। ये जादू नहीं है, मैजिक नहीं है, टाइम लेना पड़ता है, 2 से 3 महीने का टाइम लगता है, लेकिन आपको दवाइयों के कोई साइड इफेक्ट नहीं आएंगे। बगैर किसी साइड इफेक्ट्स के आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आ सकते हैं और आपकी सेहत भी बेहतर हो सकती है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपका भी शुक्रिया। डॉक्टर साहब आपका भी शुक्रिया। नाजरीन, आपने देखा कि आज हमने मेल और फीमेल की सेक्सुअल हेल्थ के ऊपर बात की और हमने कोशिश की कि ऐसे सवालात जो आपके जहनों में ख्यालात आते हैं या आप लोग हमें कमेंट करते हैं, हमने कोशिश की कि हर वो सवाल अपने एक्सपर्ट के सामने रखें और उनका पॉइंट ऑफ व्यू बेस्ड ऑन साइंस आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें ताकि आपकी ज़िंदगी में आसानी पैदा की जा सके। अगर आपको हमारे इस प्रोग्राम से मुतल्लिक़ किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, आप कमेंट बॉक्स में आइए, नेगेटिव लिखें या पॉजिटिव लिखें, लेकिन ज़रूर लिखें। जब आप लिखते हैं तो हम आपकी राय का एहतराम करते हुए नेक्स्ट प्रोग्राम में आपके उठाए गए सवालात को एड्रेस करने की भरपूर कोशिश करते हैं। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगता है तो आप कोशिश करें कि अपने सोशल मीडिया के जितने भी आपके सर्कल्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, जितने भी आपके नियरेस्ट लोग हैं, उनके साथ शेयर करें ताकि उनकी ज़िंदगी में भी आसानी पैदा की जा सके। मुझे, डॉक्टर सबरीना हदायत और डॉक्टर असलान खान को और मेरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। हम दोबारा एक नए गेस्ट के साथ, एक नए सवाल जवाब के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।